Ji, Assalamu alaikum. Hope you have been fine and cool and enjoying good health and in an healthy atmosphere. First of all, let me know about my voice quality. क्या आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? Yes, sir. Thanks a Yes, lot. sir. Thanks. And so, uh, talking about our topic, we have been discussing um, last few days. We have started a drama Pygmalion, written by G.B. Shaw, George Bernard Shaw. Okay, welcome to Sia. And today we are going to discuss a life history of G.B. Shaw, already discussed. Okay, Pygmalion topic and history of Pygmalion, and especially characters, the main characters of Pygmalion, which I have shared in PDF form at WhatsApp platform. You have read, and today we'll discuss these things. First of all, Pygmalion, some stories about Pygmalion. I mean, G.P. Shaw's inspirations and some other things about Pygmalion. Okay, and most important, the characters. I mean, character sketch of Pygmalion. Then the next day, tomorrow, I mean, our lecturer will prolong to 190 minutes. Okay, तो कल हम फिर स्टोरी आई मीन समरी और इसके इम्पोर्टेंट इश्यूज क्रिटिकली डिस्कस करेंगे। वो मैं स्टोरी आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ इन फॉर्म ऑफ कंप्लीट ओरिजिनल टेक्स्ट, और फिर समरी भी इसकी सेंड कर दी जाएगी, तो आप एक दफ़ा पढ़िएगा। फिर इसकी हम कल जो है ना ओवरऑल स्टोरी डिस्कस करेंगे। राइट, तो कुछ याद हो कि हमने G.B. शाह के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे जो असाइन किए थे कि बिकॉज in the previous lecture you introduced G.B. Shah in a very fantastically way, and I mean uska date of birth, date of death, his achievements, his landmarks, his inclinations, and you know very well that G.B. Shah is the greatest modern dramatist, a renowned dramatist of modern nature. And most important things about G.B. Shah is his topics are education, politician, problem plays, serious comedy, feminism, uh, and gender equality. These are the most important topics adopted by G.B. Shah in his writings, and he has been a good dramatist, playwright, short story writer, fantastically uh, renowned debater and essayist, and mm, he has been honored Nobel laureate and Oscar award. Okay, तो मैंने एक टॉपिक दिया था, किसी को असाइन किया था कि G.B. Shah was inspired by Karl Marx, and who is Karl Marx and what is Marxism, ये किसी को दिया गया था, असाइन हुआ था टॉपिक? यस सर, मुझे हुआ था कार्ल ओके मार्क्स के बारे में। ओके, आप आज थोड़ा सा हमें बताएंगे इसके बारे में? जी सर। जस्ट अ 1 मिनट। एक और था, नेटशे था, ही वाज अ फिलोसोफर, जर्मन फिलोसोफर, एंड G.B. Shah was inspired by Nietzsche and became atheist, although in his early age he was Christian, but at the elderly age he became atheist, inspired by uh, Friedrich Nietzsche, a German philosopher. कोई बता सकता है उस किसको असाइन हुआ था ये नेटशे? वाज नेटशे? ओके, एक और क्या टॉपिक असाइन हुआ था? नोबेल सर प्राइज। जी सर। नोबेल प्राइज किसको असाइन हुआ था? सर मुझे।
हाँ, शुमाइला एजाज, नोबेल प्राइज के बारे में आप बताएंगे कि क्या क्या है ये नोबेल प्राइज, किसको मिलता है, एंड व्हाट इज ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो है वो कोई बताएगा किसको असाइन हुआ था? ओके, तो मे बी वो स्टूडेंट्स हाजिर हो जाएं जिनको ये टॉपिक असाइन हुए थे। तो हम देखते हैं, चलें जी, बता दें हमें व्हाट अबाउट मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट थ्योरी। शमाइला बीबी, प्लीज लिसन टू हर केयरफुली। जी सर। सबसे पहले सर मार्क्सिज्म जो है, सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम्म। कार्ल मार्क्स जो है एक जर्नल फिलोसफर है जो कि 1818 में पैदा हुए जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई 14 मार्च 1883 में एट द एज ऑफ 64। कार्ल ओके। मार्क्स जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर है। नो डाउट। और जी सर, और जब ये लिख रहे थे ना तब इनको फॉलो नहीं किया गया, लेकिन इनके डेथ के बहुत सालों बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इनको फॉलो किया। तो सही कार्ल है। मार्क्स ने इवन मार्क्सिज्म, नाउ, इवन टुडे। यस सर, अभी भी। तो इसने जो मार्क्सिस्ट थ्योरी दी थी ना, तो उसकी वजह ये थी कि उस टाइम ना कैपिटलिज्म डोमिनेट कर रहा था। तो हम्म। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, और जो प्रोलिटेट क्लास थी ना, यानी जो कॉमन पीपल थे, लेबर क्लास और वर्किंग क्लास, उनकी हालत बहुत बुरी थी। जो ओके, लेट मी जो से, जब हम वर्किंग क्लास या लेबर क्लास कहते हैं, उसको एक खास टर्म में दिया गया है, या ये सिर्फ लेबर क्लास नहीं है जिसको कार्ल मार्क्स कहता है, प्रोलिटेरिएट क्लास बोलता है। यस जी, प्रोलिटेरियल जी क्लास ऐसी क्लास होती है कि वो लेबर होने के साथ साथ सोशल क्लास भी होती है। ओके। हाँ, बताएं। हाँ, प्रोलिटेरिएट क्लास। ओके। जी। जो प्रोलिटेरियट क्लास जो है ना, उसको जो अमीर लोग हैं, यानी जिनके पास इंडस्ट्रीज थी या जिनके पास मशीनरी थी, वो उनको यूज कर रहे थे, यानी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की, लाइब्रेरी में 30 साल तक उन्होंने स्टडी की, और वो अपने आप में एक लाइब्रेरी नजर आते थे। कार्ल मार्क्स जो है वो लॉयर बनना चाहते थे, और इसका फेवरेट सब्जेक्ट था पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके अलावा इनकी एक बुक है डास कैपिटल, और दूसरी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने यूरोप में ट्रेवल किया, और इनकी डेथ जो है वो इंग्लैंड में हुई थी। कार्ल मार्क्स जो है वो मोनार्की के अगेंस्ट थे, यानी कि शाही हुकूमत, जो कि प्रोलिटेट क्लास को यूज करते थे अपने फायदे के लिए, और वो जो काम करते थे उनको उनका उन प्रॉफिट का बहुत ही कम हिस्सा देते थे। इसकी पॉलिटिकल थॉट्स ने ना हुकूमत को हिला के रख दिया था, और इस वजह से कार्ल मार्क्स को ना जर्मनी में बैन कर दिया था कि ये जर्मनी में नहीं रह सकता, और इस वजह से कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड में ट्रेवल किया, और वहां पे एक कम्युनिज्म पार्टी बनाई। इसके जो फादर थे वो लॉयर थे, और ये जो कार्ल मार्क्स है वो एक वेल्दी फैमिली में बिलोंग करता है। वैली फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, और इसने अपनी फैसिलिटीज को डेविएट करके सोशलिज्म के बारे में बात की, सोसाइटी के बारे में बात की, और ये एक बहुत ही कमाल की बात थी। और इसकी जो एजुकेशन है, इसने सबसे पहले एजुकेटेड जो थे अपने बाप से इसने ट्यूशन ली थी, और इसके बाद ये एंटर हुआ ट्रियर हाई स्कूल में। और उस स्कूल में समझा जाता था कि वहाँ के जो टीचर्स हैं ना, वो लिबरल आइडियाज के बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं। और हिज फादर वांट कार्ल मार्क्स लॉयर, इसके बाप चाहते थे कि कार्ल मार्क्स जो है लॉयर बने, लेकिन कार्ल मार्क्स चाहता था कि वो फिलोसफर बने। और कार्ल मार्क्स ने सोशल ग्रुप को ज्वाइन किया। सोशल ग्रुप यानी कि वो ग्रुप जो लिबरल आइडियाज रखते थे, जो ये समझते थे कि कैपिटलिज्म जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और जो प्रोलिटेट क्लास है उनको यूज किया जा रहा है, उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे। और इनका जो टारगेट था ना, वो कैपिटलिज्म था, यानी बुर्जुआ क्लास थी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने शादी की जेनी वोल वेस्टफ्लिन से, और जो जेनी वॉन वेस्टफ्लिन जो थी वो कार्ल मार्क्स को पसंद करती थी। इनकी एंगेजमेंट हुई 1836 में, और 1836 में ही कार्ल मार्क्स ने लॉ की डिग्री हासिल की, और 1843 में इनकी शादी हुई। कार्ल मार्क्स जो था वो हैगलियन ग्रुप से बहुत इंस्पायर था। हैगलियन ग्रुप वो था जिसमें रेडिकल थिंकर्स, उनकी सोच जो थी ना रेडिकल थिंकर्स थी, और ऐसे आइडिया जो
बिलोंग करते थे कि सोसाइटी को चेंज किया जाए, जस्टिस लाया जाए। इनजस्टिस के खिलाफ मार्क्सिज्म ने कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दी थी, मार्क्सिस्ट। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो था वो अथीस्ट था और नॉन बिलीवर था। यू वाना से बट क्या ये थीरी क्या थी, ये जो आपने कह रहे कि थीरी दी, ये कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म की क्रक्स क्या है, थीरी क्या है, उसको क्या कहना क्या चाहता है? सर कार्ल मार्क्स कहना चाहता है कि ये जो थ्योरी उसने पेश की है वो ये है कि प्रोलिटेट जो क्लास है ना उनको जस्टिस दिलवाया जाए। यानी कि उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया जाए कि जैसे प्रोलिटेट क्लास अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर वो लैपटॉप बना रहे हैं, तो जो इनकी पर मंथ सैलरी जो है वो बहुत कम है, और जो इनको फायदा बुर्जुआ क्लास को होता है जिनके पास मशीनरी है या जगह है, तो उनको फायदा बहुत ज्यादा होता है और उस फायदे का बहुत कम हिस्सा दिया जा रहा है इनको। तो जो इनको ज्यादा यूज किया जा रहा है और इनको बहुत कम मतलब के सैलरी दी जाती है, इस तरह से उनकी हालत बहुत बुरी है। जो अमीर हैं वो अमीरतर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीबतर होते जा रहे हैं। और ये जस्टिस के लिए इसने ये थ्योरी पेश की। Fantastic, Shamaila. Fantastically, you have presented over the ideas of Karl Marx that are very important ideas at university student and college students, because these ideas are prevailing nowadays, adopted nowadays, and we are, we are living in a Karl Marx age nowadays, right? So these are very important ideas, and Karl Marx is a very fantastic and well acknowledged figure in economics. And what is his life history, उससे हट के जो आपने बातें की हैं कि in I would like to revise, repeat your words. You have said already that they, according to Karl Marx, जो अब नए बच्चे आए हैं सुन लीजिए कि according to Karl Marx there are two classes in our society. One is upper class and a second one is lower class. According to Karl Marx, जो अपर क्लास है उसको वो कहते हैं बोर्जुआ। स्पेलिंग्स उसके कुछ जो भी हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका है बोर्जुआ। बोर्जुआ क्लास बोलता है, और जो लोअर क्लास है उसको प्रोलिटेरिएट बोलता है। ओके, तो वो एक्चुअली वो कहता है कि अपनी बुक में जिस इन्होंने बताई है डास कैपिटल में, कि ये जो बोर्जुआ क्लास है ना, ये सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही है और करती रहेगी। बिकॉज वो कहता था पुराना जमाना था जब अथॉरिटी, मोनार्क्स, जो मोनार्क्स थे, मोनार्क्स चूंकि दे हैव अथॉरिटी, वो गुलामों को खरीदते थे, लोगों को गुलाम बना लेते थे और उनसे काम लेते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो गुलामी है ये ख़त्म हो जाएगी, लोग फिजिकली जो है किसी के गुलाम नहीं बन सकेंगे और ये अनएथिकल हो जाएगी। और नेक्स्ट जो एज आ रहा है उसमें लोगों को गुलाम बनाने का तरीका कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। आप किसी को कैपिटल दो, इतना कैपिटल दो कि वो आपका मकरूज हो जाए और आपका ही दम भरता रहे, और ऐसा ही होता रहेगा। और दूसरी क्लास है प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो कि लेबर क्लास है, लोअर क्लास है, इसको मिडिल क्लास भी कहा जाता है, जो काम करती है, जिसके पास कैपिटल तो नहीं होता लेकिन वो कैपिटल को यूज करके अपना कारोबार चलाते हैं। ठीक है, कैपिटल देने वाले को बोर्जुआ क्लास कहते हैं और कैपिटल को यूज करने वाले को प्रोलेटेरिएट क्लास कहते हैं, और ये बोर्जुआ के अंडर रहती है। और उसने इसका हल ये भी पेश किया था कि प्रोलेटेरिएट क्लास को जो है वो अनथक मेहनत के साथ साथ जो है पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और अपनी जो है इनकम को बढ़ाने के लिए लड़ना चाहिए। इन अदर टर्म्स वो इनकम इक्वलिटी का हामी था। लेकिन उससे जो एट द व्हेन ही वाज लिविंग, उस वक्त तो उसकी तहरीरों को, उसके आइडियोलॉजीज को इतना समझा नहीं गया, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग इससे इंस्पिरेशन हासिल की, बिकॉज ये हकीकत से नज़दीक तर बात हो गई थी और उसकी थीरीज पे अमल भी बहुत ज़्यादा हुआ बजाय उससे सबक सीखने के। तो अब भी देखते हैं कि IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक यही काम कर रहे हैं। ओके, तो ये मार्क्सिज्म जो थी, ये थीरी थी कि जो दोनों क्लासेस हैं उनको साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ चलना चाहिए और इस तरह नज़म चलाना चाहिए। तो वो सोशलिस्ट भी था, वो चाहता था प्रोलेटेरिएट क्लास उठे और अपने हकूक़ के लिए उठे। तो जी बिशा was inspired by proletariat, and
बाकी उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसकी शादी कहाँ की, एथेइस्ट हो गया था, जो भी है वो उसकी लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है। और एजुकेशन उसकी लायर भी थी। एक और शुमाइला ने बताई थी, और एक तो डास कैपिटल है उनकी बुक है, और एक और भी है कम्युनल। वुड यू लाइक टू रिवाइज दोस द नेम ऑफ दोस बुक शुमाइला? सर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में थी। हाँ, और इसमें ये कम्युनिस्ट। था कि इसमें इसने सरप्लस वैल्यू में बात की थी कि जो कैपिटलिज्म है वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट है ना वो इनका रिवॉर्ड है, लेकिन मार्क्स ने कहा कि ये रिवॉर्ड नहीं है, ये जो सरप्लस वैल्यू है ये रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि ये जो है गरीब लोग हैं, प्रोलिटेट हैं, उनका हिस्सा होता है, उनकी मेहनत की वजह से आपको इतना प्रॉफिट होता है, तो आप जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें इनमें। हाँ जी। तो ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने यही बात की है कि जो सरमायादार, तो सरमायादारी भी आपको पता था, सरमायादार भी डेड इन्वेस्टमेंट करते थे, एक बोल्ड इन्वेस्टमेंट करते थे। डेड इन्वेस्टमेंट में ये होता है, आप सिर्फ पैसा दे देते हैं, काम करने वाले काम करते रहते हैं, और कमा के जितने पैसे होते हैं वो आपको सूद के बाद वापस करते हैं। जस्ट नाउ अडेज बैंक्स करते हैं कि बैंक्स आपको पैसा देते हैं, उसके बदले में वो आपसे सूद ले लेते हैं। तो वो जो पहले थे उसे प्रॉफिट बोलते थे, तो वो यही कहता है कि सूद में से भी, इस प्रॉफिट में भी से भी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है प्रोलेटेरिएट क्लास का होता है। ओके, तो जीबी शाह वाज इंस्पायर्ड बाय द कार्ल मार्क्स। ओके, शमाइला इजाज, व्हाट इज नोबल प्राइज? ये नोबल प्राइज की, व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ नोबल प्राइज, एंड ये क्या है नोबल प्राइज? अक्सर हर साल जो है लोगों को नोबल पीस प्राइज मिलता है। पाकिस्तान में 2 लोगों को मिल चुका है, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को मिल चुका है। ही वाज अ साइंटिस्ट, आई मीन फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे, एंड ही वाज अ डॉक्टर भी थे, पीएचडी भी थे, एंड ही वाज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो थे। फिर एक हमारी यंगस्टर जो है मलाला यूसुफजई को भी जो नोबेल प्राइज़ मिला है, वो एक इंडियन है, उनके साथ शेयर हुआ है, मतलब दोनों को इकट्ठे नोबेल प्राइज़ जो है नॉमिनेटेड हुए हैं। तो क्या है ये नोबेल प्राइज़? Yes, sir. Assalamu alaikum, respected sir and my dear fellows. The Nobel Prize is awarded to those who during the preceding years shall have conferred the greatest benefit in mankind. Prizes in physics, chemistry, physiology or medicine, literature, and peace have been awarded since 1901 and in economic sciences 1968. Alfred Nobel was a Swedish chemist, engineer, and industrialist, most famously known for the invention of dynamite. He died in 1896. In his will, ओके, अल्फ्रेड नोबेल जो था उसने एक कुछ डिसिप्लिन थे जिसमें मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, yes, लिटरेचर sir. एंड पीस पे उसने दिए, उसने अपनी वसीयत में लिखा था। अच्छा जी, हाँ जी। Yes, sir. उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि जो भी उनके एसेट्स हैं उन्हें यूज़ किया जाएगा प्राइजेस को एस्टैब्लिश करने के लिए. In his will, he bequeathed all of his remaining assets to be used to establish prizes which became known as Nobel Prize. Nobel characterized the Peace Prize as to the person who has done the most or best to advance fellowship among nations, reduction of standing armies. Nobel Prize was first awarded in 1901. The Peace Prize for that year was shared between the Frenchman who was the founder of International Committee of Red Cross. Each recipient, known as laureate, receives a gold medal, a diploma, and a monetary award. This Nobel Prize is considered the most prestigious award in the world. Prize-winning discoveries include X-rays, radioactivity, and ओके penicillin. ओके शुमाइला, द बेसिक कंसेप्ट जो है आप ये बता दीजिए कि ये अल्फ्रेड नोबेल प्राइज है, इसकी हिस्ट्री ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुआ था? सो ये जो है अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश केमिस्ट, उन्होंने ये विल की थी कि जो भी उनके एसेट्स हैं वो प्राइजेस के फॉर्म में जो हैं वो लोगों अल्फ्रेड को
ओके, एल्फ्रेड नोबेल जो था वो कहाँ का रहने वाला था? वो The कौन था? ही वाज अ प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, और क्या था वो जो इतनी नोन पर्सनालिटी था जो उसने ये बड़ी वसीयत कर दी? सर वो जो है स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जो है वो मोस्ट फेमसली नोन है इन्वेंशन ऑफ डायनामिट के लिए, और उन्होंने ये विल की थी कि ओके ये जो ओके, तो उन्होंने ये अल्फ्रेड नोबेल ने ये विल की थी कि ये मेरे मरने के बाद जो है मेरे तमाम एसेट्स जो हैं वो इससे एक प्राइज बनाया जाए और ये जो डिसिप्लिन है इनमें ट्रीट कर दिया जाए। ओके, यस आपने सर। ये भी बता दिया फर्स्ट प्राइज है, और आजकल ये कमेटी बना दी गई है। उसके बाद एक कमेटी इतना वेल फेम हुआ, इतना नोबेल प्राइज पॉपुलर हुआ, जैसे नोबेल प्राइज से पहले कुछ अलकाबात या खिताबात हुए करते थे, जैसे सर का खिताब होता था, बहादुर का खिताब होता था जो अंग्रेज दिया करते थे। लेकिन नोबेल प्राइज जब से स्टार्ट हुआ है तो दुनिया में सबसे अहम और द बेस्ट नोबेल प्राइज जो है ना, द बेस्ट अवार्ड जो है, जो रिनाउंड है और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल एंड प्रेस्टिजियस थिंग माना जाता है, वो नोबेल है। ओके, तो ये आजकल भी यही है कि उसकी कमेटी बना दी गई है और ये कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आप अगर काम करें और उसका ये नतीजा है कि वो मैन काइंड के लिए सर्विंग हो, उसको ये मिलता है, और वो कमेटी जज यस सर। करती है कि आपका ये वर्क कितना मैन काइंड के लिए, आपने कितनी सर्विंग की है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री फिजिक्स तो है एंड बेसिक साइंसेस भी हैं। उसके बाद जो सबसे अहम है 30 प्राइज है एंड लिटरेचर है। तो ये हर साल जो है कमेटी डिसाइड करती है इस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग इस मामले में, कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए डिग्री हो, पीएचडी करना लाजमी नहीं है, कोई इनफॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है, एज की कोई लिमिट नहीं है उसके लिए, और किसी मज़हब और नस्ल का कोई इम्तियाज़ नहीं है उसको रखते हुए ये इसकी कुछ रूल्स थे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई किसी मज़हब का भी हो, किसी रिलीजन का भी हो, कोई बंदा हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जिसने भी इन डिसिप्लिन्स में काम किया और मैन काइंड के लिए काम किया, उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। जो न्यू आए हैं उनके लिए ये है कि हमने पहले चूँकि प्रीवियसली हम जीबी शाह, आई मीन जॉर्ज बर्नर्ड शाह की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो जॉर्ज बर्नर्ड शाह इज़ अ राइटर, और चूँकि हमने एक न्यू ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकील सरगाना साहब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज द थिंग्स विच वी हैव रेड ऑलरेडी। तो पिगमिलियन जो ड्रामा है उसके राइटर हैं जॉर्ज बर्नर्ड शाह, और उसको हम इन कॉमन वर्ड्स कहते हैं जीबी शाह। तो ब्रीफ हिस्ट्री एक दफ़ा मैं फिर बताता चलूँ कि पिगमिल वो अर्ली एजुकेशन उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत हासिल की, लाइब्रेरीज में गए, और उसके बाद जो है उन्होंने नावल लिखना स्टार्ट किया, लंदन चले गए, आयरलैंड में पैदा हुए थे, और 94 ईयर्स की एज में उन्होंने वफात पाई, और इस वक्त मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में एट द टॉप ऑफ हैं लिस्ट में मॉडर्न ड्रामाटिस्ट की। और वो जो इंस्पायर्ड थे कार्ल मार्क्स थे इंस्पायर्ड थे, इसलिए कार्ल मार्क्स को डिस्कस किया जा रहा था, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए नोबेल प्राइज़ के बारे में हम जान रहे थे। उनको एक और भी अवार्ड मिला था जो कि फ़िल्म की दुनिया में अब सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, उसको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द ड्रामा। पिगमिलियन की तरफ आते हैं। तो पिगमिलियन को हम समरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो हैं, सबसे पहले इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। इसके टॉपिक के अलावा जो है हम इसकी करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट डे चूँकि हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, हम जो है ओवरऑल पिगमिलियन के जो है वो समरी को एंड स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना जी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे पिगमिलियन, व्हाट इज पिगमिलियन। ठीक है, तो पिगमिलियन जो है यू नो इज़ अ प्ले रिटन बाय जॉर्ज बर्नर्ड शाह, और ये फर्स्ट टाइम 1913 में प्रीमियर हुआ, और इसकी जो सेटिंग है वो लंदन है, और इसी पे ही इसको नोबेल प्राइज़ मिला, और इसी ड्रामा पे ही जब ये इसको इन फॉर्म ऑफ फिल्म लाया गया
तो ये जो है इसको ऑस्कर अवार्ड मिला। तो ये फर्स्ट टाइम जो पब्लिक हुआ वो 1913 में हुआ। इसको डेट ऑफ प्रीमियर कहा जाता है और ये हॉफबर्ग थिएटर है इन वियना ऑस्ट्रिया में। जॉनरा इसकी ये है रोमांटिक कॉमेडी है एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सोशल क्रिटिसिज्म है, सेटिंग इसकी लंदन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम जो है 1913 में प्रीमियर हुआ ऑस्ट्रिया में। तो इसके अलावा अगर हम इसके टॉपिक की बात करें, पिगमिलियन जो है, चूँकि जीबी शाह इज़ अ वेल नोन एंड रिनाउंड फिलोसोफर, हर लफ्ज़ के पीछे उसकी कोई ना कोई बेस होती है। ये तो फिर उसका टॉपिक का है, मेन ड्रामा है। तो पिगमिलियन बेसिकली एक ग्रीक मैथोलॉजी है, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसको ग्रीक मैथोलॉजी से ये टॉपिक लिया गया है। तो पिगमेलियन जो है ये एक स्पेशली एक रोमन था, पोएट था रोमन। तो उसने एक बुक लिखी थी, पोएट नेम था ओविड। ओविड ने एक बुक लिखी थी मेटामॉर्फोसिस, और उसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था मेटामॉर्फोसिन लिब्री। तो वो मेटामॉर्फोसिस के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हुई, ओविड ने लिखी थी। बेसिकली ये एक नैरेटिव पोइम थी, और उस नैरेटिव पोइम में ये जो है ना जिक्र करता है किसका, पिगमिलियन का। और उस नैरेटिव पोइम में इसने ग्रीक मैथोलॉजी को डिस्कस किया, ओविड ने। ये एक रोमन पोएट था और इसने एक नैरेटिव लिखी थी, और ओवरऑल बहुत सारे इसने टॉपिक लिए हैं ग्रीक मैथोलॉजी से। तो इस मेटामॉर्फोसिस जो एक लंबी बहुत ही बड़ी पोएम थी, और 8 एडी में एना डोमिनी यानी 8वीं सदी में ये लिखी गई। तो उसमें एक कैरेक्टर था पिगमिलियन, और उसके मुताबिक, ओविड के मुताबिक, जो पिगमिलियन था ही वॉज अ ग्रीक और ही वॉज अ किंग। ठीक है, और वो किसी वजह से मिसोजिनिस्टिक हो गया था। मिसोजिनिस्टिक मीन वो औरतों से नफरत करने लग गया था बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। वो उसकी भी उसने रीज़न बताई थी कि वो जिसको चाहता था या जिन औरतों को चाहता था उस वो बीट्रेल किया उन्होंने, या उनमें नेगेटिविटी आ गई, तो जिसकी वजह से उसका औरत से जो है दिल भर गया था। किसका भला, पिगमिलियन का। And Pygmalion was a king, and not only king, he was a sculptor. ओके, वो बड़ा मुजस्समा साज था। तो जब उसका औरतों से दिल भर गया तो वो मतलब उसकी समझता था दे आर नेगेटिव, दे आर इन बोल्ड वर्ड्स आई वुड लाइक टू से, बिकॉज जिसके साथ उसको लव था वो प्रोस्टिट्यूट थी। तो दैट्स वाई वो उसका दिल भर गया। तो वो पिगमेलियन जो है ना बेसिकली वो स्कल्प्टर भी था। तो उसने कुछ स्कल्पचर बनाता रहा तन्हाई में, जब उसको वक्त मिलता। तो मैं इस टॉपिक के पीछे की कहानी सुना रहा हूँ जो कि पिगमेलियन से पीछे है। आपको मेरी सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो वो जो पिगमेलियन था वो स्कल्प्टर जो था वो बनाता रहा, स्कल्पचर्स बनाता रहा। तो वन ऑफ दो स्कल्पचर्स, उसको एक दिन एक स्कल्पचर उसने खुद अपना हुआ बनाया हुआ है, वाइट कलर का स्कल्पचर था जो कि उसने आइवरी से बनाया था। उस पे नजर पड़ती है तो वो उसी मुजस्मे पे जो है ना अपना दिल हार बैठता है। वो एक औरत का मुजस्मा होता है जो उसने खुद हाथों से बनाया होता है। तो वो उससे इतना प्यार करने लग जाता है, उसी के साथ सोता है, उसी के साथ उठता है। तो वो एक दिन बल्कि दुआ भी करता है, जो अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी जो गॉड ऑफ लव है एफ्रोडिट, उससे दुआ करता है कि काश ये जिंदा हो जाए और मैं इससे शादी कर लूं। और अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी ऐसा हुआ भी कि वो जिंदा हो गया और उसने उससे शादी कर ली। तो वो जो है इसको पिगमेलियन कहा जाता है। अच्छा, तो वो स्कल्प्टर है।
बट जो उसने मुजस्समा बनाया था उसका नाम था गैलेटी। उस मुजस्समे का नाम भी था, उसका नाम था गैलेटी। और इस पे बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। पिगमिलियन एंड गैलेटी के एक स्टोरी ऑलरेडी जो है विक्टोरियन एज में बहुत पॉपुलर हो चुकी है, एक नॉवल है। तो उसी से ही इंस्पिरेशन लेके इसने आई मीन जीबी शाह ने अपना नॉवल लिखा है पिगमिलियन, जो कि एक स्कल्प्टर था। उस स्कल्प्टर से मुतासर होकर उसने जीबी शाह ने ये पोएम एंड लिखी है, यू नो। तो ये पिगमिलियन जो है बेसिकली वाज अ किंग अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी एंड स्कल्प्टर। ओके, ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड, पिगमिलियन का बैकग्राउंड जो था। तो ये जो पिगमिलियन, फिर इसने ड्रामा लिखा। ये इसकी बेसिक जो थिंग्स हैं, मोटी मोटी बातें, वो ये हैं कि ये कब शाये हुआ, 1913 को, ठीक है। और ये 1930 का राइटर कौन है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। प्लेस कौन सी थी जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये पब्लिक के सामने आया, उसको प्रीमियर बोलते हैं। प्रीमियर, फर्स्ट प्रीमियर्ड हुआ हॉफबर्ग थिएटर है वियना में, एक जगह है, ऑस्ट्रिया है। तो ये इसकी जो है ओवरऑल हिस्ट्री है, ठीक है जी। तो ये वियना में जो है ये हुआ था। तो लेट्स कम टू द कैरेक्टर्स जो इसके हैं, जब वो उसकी तरफ आते हैं। ओवरऑल इसके कितने कैरेक्टर्स हैं वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, अगर किसी के पास वो नोट्स हैं और वो शेयर करना चाहता है वॉलंटियरली तो बेस्ट है। प्रोफेसर एक है, हेनरी हिगिंस है, और कॉलोनियल पिकरिंग है, दो एलिजा डूलिटल है, अल्फ्रेड डूलिटल है, ये मिसेस पियर्स है, मिसेस हिगिंस है, मिसेस एंसफोर्ड हिल है, क्लारा एंसफोर्ड हिल है, और फ्रेडी एंसफोर्ड हिल है। बहुत शॉर्ट सी करेक्टराइजेशन है। अगर आपके पास वो नोट्स हैं और आप स्क्रीन पे शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा दूसरे बच्चों के लिए भी ना। हम्म। ओके सर, मैं करती हूँ। हाँ जी, कौसर परवीन जो है वो अपना स्क्रीन शेयर कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज जो है 21 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अवर क्लास। आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके। Yes, sir. मैं विश तो बस हम कहती हैं यस आफ्टर मिसिंग 2 लेक्चर्स। मोस्ट वेलकम जी। Sir, I'm sorry. I wasn't at home. हाँ तो सभी एट होम ही हैं। I was out of town. ओके। यहाँ जो बच्चे हैं स्पेशली बॉयज हैं वो दोस्तों में बैठे, थड़ों पे बैठे, बसों में बैठे, गाड़ी में सफ़र करते हुए। कल उस दिन बच्चे कह रहे थे कि ओके सर मैं इसलिए नहीं मैं क्लास लेफ्ट कर गया कि उस वक्त जो है ना मेटे से बस रुक गई थी और मुझे नीचे उतरना था, दैट्स वाई। तो बसों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, फिर भी वो क्लासेस अटेंड किए जा रहे हैं। ऑनलाइन की ये बड़ी फैसिलिटी है कि आप किसी भी जगह हैंड फ्री लगाएं और आप लेक्चर सुन सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यस, करेक्टर्स पिगमेलियन आपके सामने है। और ये जो क्लारा, मैं आपको बता दूं ये इंसफर्ड हिल हैं। ये 3 लोगों के साथ इंसफर्ड हिल आएगा। एक सुन लीजिए, एक दफा गौर से सुन लीजिए। अगर आपने करेक्टर्स याद कर लिए तो फिर स्टोरी भी याद हो जाएगी आपको। ये फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लारा इंसफर्ड हिल, फिर इसकी मामा है, फिर इसकी मामा हैं वो हैं मिसेस एंसफर्ड हिल, फिर क्लारा का भाई है फ्रेडी एंसफर्ड हिल। 3 लोग तो ये हो गए जो एक ही फैमिली हैं, मतलब मिसेस एंसफर्ड हिल, क्लारा एंड फ्रेडी। और इन तीनों में एक ही नेम कॉमन है, एंसफर्ड हिल। ओके, 3 लोग तो ये हो गए, ठीक है। फिर एक दूसरी फैमिली है, मिसेस हिगिंस। मिसेस हिगन्स मिसेस हिगन्स का बेटा है हेनरी हिगन्स, ओके, प्रोफेसर है, और प्रोफेसर भी वो है फोनेटिक्स का।
तो इन यू कैन से ही इज अ फिनिटिकेंस। ओके, हिगिंस जो है, तो मिसेस हिगिंस, हेनरी हिगिंस, ये माँ बेटा तो ये हो गए। फिर इनकी एक मुलाजिमा है मिसेस पियर्स। ओके, एक ये फैमिली हो गई, मिसेस पियर्स, 6 लोग हो गए। फिर एक करेक्टर है कॉलोनियल पिकरिंग। कॉलोनियल पिकरिंग को हम यहाँ पे वैसे पंजाबी में कर्नल पिकरिंग भी कह देते हैं। कॉलोनियल पिकरिंग जो है ये इज़ अ सीरियस एंड एल्डरली मैन है, थोड़ा सा एजड है, और ये इंडिया में लिंग्विस्टिक्स का प्रोफेसर रहा है और संस्कृत पढ़ाता रहा है। ओके, एंड एट दिस टाइम जब ये ड्रामा प्ले हो रहा है तो ये लंदन में है। सेटिंग आपको बताया लंदन है और टाइमिंग प्रेजेंट है। अलीजा डूलिटल, और अब ये 6 के बाद कॉलोनियल पिकरिंग 7 हो गए। ये इसके आगे पीछे कोई नहीं है, जस्ट ये वन मैन शो हुआ है। अलीजा डूलिटल जो है यू कैन से इट्स शी इज़ अ प्रोटैगनिस्ट है और हीरोइन है इस ड्रामा की। शॉर्ट इसको अलीजा कहा गया है लेकिन डूलिटल इसका सरनेम है। इसके फादर हैं एल्फ्रेड डूलिटल। तो ये एक फैमिली ये हो गई। तो 3 फैमिलीज इसमें शो हुई हैं, एक हिगन्स हैं, एक एंसफर्ड हिल है और एक डूलिटल फैमिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर नोट्स हम क्लारा को डिस्कस करते हैं कि क्लारा क्या है। एंड यू सी दैट हमने जो हाँ क्लारा एंसफर्ड हिल जो है आई एम सॉरी, इसमें बहुत शॉर्ट सी बातें बताई गई हैं लेकिन आप क्लियर हो जाएंगे आपको। क्लारा एंसफर्ड हिल जो है बिलोंग्स टू अपर मिडिल क्लास एंड नेचर वाइज एग्रेसिव है, डिसरिस्पेक्टफुल है, सेल्फिश है, इम्पल्सिव है एंड पैथेटिक है। हायर सोशल क्लास देन एलिजा बट डज नॉट एक्ट लाइक इट। वो एज कंपेयर टू एलिजा हायर सोशल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हाई क्लास नहीं है लेकिन अपर मिडिल क्लास है। तो कहते हैं एलिजा से जो एक और भी एक करेक्टर है एलिजा, उसके मुकाबले में ये जो है सोशली अपर है। बिहेव्स बैडली, नॉट मैरिड, सिंगल है, टू स्नॉबिश टू एडमिट दैट शी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। इस कदर स्नॉबिश है कि वो ये जाहिर नहीं होने देती कि वो लग्जरी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। एट फर्स्ट she treats Liza like that, but she admires her so much that Eliza becomes her model. शुरू में वो अलीजा को पसंद नहीं करती बट एट द एंड अलीजा उसकी मॉडल बन जाती है। She has not recognized that Eliza was the flower girl at first. Okay. And the function in the play इसका ये है, Shaw is mocking social प्रेजेंटेशंस फ्रॉम द अपर एंड अपर मिडिल क्लास। इस करेक्टर के जरिए शॉ जो है मॉक करता है सोशल प्रेजेंटेशन पे, क्लास पे, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फेसिंग अप टू रियलिटी। इंस्टेड ऑफ अडाप्टिंग दे होल्ड ऑन टू द पास्ट। तो न्यू चीज़ों को अपनाने से वो पास्ट में ही घुसे रहते हैं। The attempts to keep up appearance makes them even more pathetic। तो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को कायम दायम रखने के लिए उनको बहुत ही पथेटिक हरकतें करनी पड़ती हैं। तो वो इस करेक्टर के ज़रिए शॉ दिखाता है। कैन बी रिएक्शन फ्रॉम शॉ टू दिस ओन मदर he belonged to the genteel poor and tried to keep up appearances। तो लोग वैसे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इसमें जो है ना शॉ ने अपनी अर्ली लाइफ को शो करने भी को किया है। नेक्स्ट करेक्टर है मिसेस एंसफर्ड हिल। मिसेस एंसफर्ड हिल जो है वो क्लारा की मामा है, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, मीन्स द सेम थिंग्स एज क्लारा बट इन अ मोर पोलाइट वे। ट्रीट्स फ्रेडी लाइक अ चाइल्ड, गिव्स टू मच, wants to keep up appearances, bored and ashamed of her daughter's reactions। बेटी की रिएक्शन से वो bored भी है और ashamed भी है। Her family used to be well off, does not have money to recognize parties for Clara to meet a man। तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो पार्टियों में जा सकें और
वो क्लारा के लिए कोई ढंग का आदमी ढूंढ सके। नेक्स्ट वन है फ्रेडी एंसफोर्ड हिल। फ्रेडी जो है क्लारा का भाई है और मिसेस एंसफोर्ड हिल का बेटा है। सबमिसिव है। सबमिसिव, यू नो हु इज सबमिसिव? सबमिसिव इज जो हर चीज को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है, दब के रहता है, एंड अपनी ख्वाहिशात से दबा सा रहता है। 21 years old है। obeys love at the first sight with Eliza, is held as full by Higgins। हिगन्स उसे फूल बनाता है। writes letter to Eliza, he is in love। तो एलिजा को ये खत वत लिखता है। serves as a young man viable marriage option for Eliza। वो समझता है कि एलिजा से शादी जो है ना थोड़ी सी फिजिबल है। Eliza, who is Eliza? We don't really know her age, क्योंकि ड्रामा में बताई थोड़ी गई है। उसके करैक्टर से हम पता चला सकते हैं कि वो 18 से 20 साल की लड़की है। बिगनिंग उसकी डर्टी, नॉट अट्रैक्टिव, पुअर है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, शोज हर सोशल सिचुएशन, नोज हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ थिंग्स, इंटेलिजेंट, शोज सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट अ रोमांटिक फिगर है। हर रियल रीमेकिंग हैपन्स आफ्टर द एम्बेसडर्स पार्टी when she decides to make a statement for her own dignity against Higgins' incentive treatment. This is when she becomes not a duchess but an independent woman। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है एक पार्टी में होती है जब वो कुछ स्टेटमेंट देती है हिगन्स के बारे में। Comes very close to being a walking client, sorry, comes very close to being a walking cliche। वर्ड क्लीशे है। वॉकिंग क्लीशे, ये टू के बाद बीइंग नहीं है, ये टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू बी अ वॉकिंग क्लीशे। शी इज अ पुअर गर्ल फ्रॉम द स्ट्रीट्स हु टर्न्स आउट to be brilliant and beautiful young woman। She does not speak with a thick accent. Her grammar is correct. She moves with poise and confidence, serves to show us how messed up society is। Her transformation is a treatment to the power of education and language। अलिजा के बाद करेक्टर है कलोनियल पिकरिंग का। मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, एल्डरली हैं, एमिएबल मिलिट्री हैं, आई मीन मिलिट्री से प्यार करने वाले हैं, जनरस एंड चैरिटेबल, जेंटलमैन, ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत है, स्पोकन संस्कृत का ऑथर भी है। says he will cover the costs of the experiment if Higgins make a convincing Duchess of Eliza। वो कहता है कि अगर हिगिंस अलिजा को एक सोफिस्टिकेटेड, नॉट सोफिस्टिकेटेड, एक डिसेंट एंड वेल एक्सेंटेड लेडी बना दे, जो कि एक बाजार में फूल बेचने वाली लड़की थी, कि अगर उसकी इंग्लिश को सही करवा दे, उसके एक्सेंट को ठीक करवा दे, तो उसके एक्सपेंसेस वो देगा। कौन देगा? ये जो है पिकरिंग। एंड टीचेस एलिजा सेल्फ रिस्पेक्ट थ्रू द वे ही ट्रीट्स अदर। वो सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, बाकायदा बुक्स के जरिए नहीं बल्कि अपने ट्रीटमेंट के जरिए सिखाता है। जैसे वो बिहेव कर रहा होता है उसे इंस्पिरेशन करके उसको सिखाता है। एंड नेक्स्ट वन है द मेन हीरो ऑफ द दिस प्ले, और जिसको पिगमिलियन कहा है, जीपी शाह ने इसी को कंसीडर किया है, यही पिगमिलियन है। और ये करेक्टर है बेसिकली, नेम है, करेक्टर नेम है, प्रोफेसर है हेनरी हिगन्स। हेनरी हिगन्स जो है फिनेटिक का प्रोफेसर है और लोगों को जो है शाइस्ता इंग्लिश सिखाता है, लोगों के एक्सेंट को दुरुस्त करता है। और स्पेशल स्टूडेंट्स इसके कौन कौन से हैं? मिलीनियर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ये बोलना सिखाता है कि हाउ शुड वी स्पीक अ बेस्ट लैंग्वेज, द बेस्ट लैंग्वेज, आई मीन इंग्लिश। पर्सनैलिटी क्या है? अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, वियर बूट्स पहनता है, एंड इम्पोलाइट है, स्नॉबिश है, एरोगेंट है, चाइल्डिश है, बॉसी है, ईगोइस्ट है, फील्स सुपीरियर है, बलीज द अदर्स यानी इंसल्ट करता है दूसरों की,
बैड मैनर्ड है, uses swear words, impatient है, can hardly control his feelings. Okay, ये उसकी पर्सनालिटी. बिहेवियर उसका कैसा है कि shows up his skills, that he has good language and that he can recognize accents. Work, hobby, he has enough money to live without having to work. Mir does not care about others' feelings, tries to get Eliza into the experience through tempting, threatening और ब्लैकमेलिंग. तो वो उसको उस पे एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है एलिजा पे ही कि इसको कैसे शाइस्ता बनाया जाता है. नॉट एज अ टीचर, नॉट एज ही, उसको एन ऑब्जेक्ट समझता है, उस पर एक्सपीरियंस करता है. एलिजा एक नोवेल में फूल बेचने वाली लड़की है जिसकी बाजारी सी लैंग्वेज है और उसको दिल करता है कि इसको सुधारे. दिल नहीं करता, वो जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको लेता है और उसको टीच करना शुरू करता है. इज ही गिंग अ हिपोक्रेटिक? Straightforward speech is not hypocritical, but when he caught doing something that does not correspond to his class, he cannot admit his faults, which is hypocritical. Bets with Pickering, और ये पिकरिंग कलोनियल पिकरिंग से बेट भी लगाता है कि मैं अलीज़ा को जो है ना एक सोफिस्टिकेटेड एंड वेल डिसेंट लेडी बना के छोड़ूंगा. तो उनकी इस पे बेट भी लग जाती है, जबकि पिकरिंग कहता है कि आप नहीं बना पाओगे. ओके, करेक्ट्स अलीज़ाज लैंग्वेज, और वो अलीज़ा की लैंग्वेज को करेक्ट करता है, ठीक करता है. बी उसके बिलीव्स क्या हैं? बिलीव्स उसके क्या हैं? कन्विंस्ड बैचलर है, मैन एंड वोमेन कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. वो ये समझता है वॉक्स ओवर एवरीबॉडी. द लैंग्वेज इज सेक्रेट टू हिम, फोनेटिक्स आर हिज लाइफ. Phonetics is his life, not our. Obsessed with science. Okay, dislikes women. He can't get along with them like Shaw. He is skeptical about marriage. ये एक निपोमक है. निपोमक एक्चुअली एक ओल्ड स्टूडेंट ऑफ हिगिंस था, हिगिंस थी. टीचर्स इंग्लिश नाउ, अब वो भी टीचर्स इंग्लिश करती है. is asked by the ambassador's wife to find out more about Eliza. Thinks Eliza is foreigner because of her perfect accent. Tells the ambassador's wife that Eliza is a Hungarian princess. तो इसकी ये ओल्ड स्टूडेंट थी हिगन्स की, वो ये समझती है या कि ये अलीज़ा जो है ये कोई हंगरियन प्रिंसेस है, क्योंकि उसको इस कदर उसने उसके एक्सेंट को निखार दिया है. Is shocked when he gets that Eliza comes from the London gutter. जो जबकि पढ़ाने के साथ साथ वो ये भी करता रहता है कि अलीज़ा की डिसरिस्पेक्ट भी करता रहता है. तो इसलिए जो है वो पिगमिलियन का करेक्टर है. मिसेस पियर्स है, ये गार्डियन तो नहीं है लेकिन काफ़ी पुरानी मुलाजमा है, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है. गन्स हाउस कीपर है, बिलीव्स इन गुड मैनर्स, रैशनल है, मतलब रीजनेबल बातों पे यकीन रखती है. काम, रिस्पेक्टेबल, सेंसिबल है. एंड रिलेशनशिप विद हिगन्स क्या है उसके? ट्रीट्स हिम लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, rebukes him for his bullying and dudeness, knows how to defend against his marks, tries to make him recognize his own faults. She is like a mother. Okay. So relationship with Eliza shows her affectious preoccupation, not snobbish, not or nor um, condensing. Sports her protection है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप उसका था. मिस्टर डू लिटल एलिजाज फादर है. जॉब क्या है, करता क्या है? डस्टमैन है, ड्रंकर्ड है, elderly but vigorous, expensive voice, impressive voice. His face is free from fear and conscience. Expresses his feelings freely. Wonderful talker है. Lazy है, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर होता है, डू लिटल. Does not want much money, just enough to enjoy his life. Does not try to improve his life. Lisa से क्या relationship है? Used to beat and
neglect her. Sudden interest could make out money of the situation, sells her for $5. She never wants to see him again. Function क्या है उसका? माउथ पीस फॉर द ऑथर्स आइडियाज है. वायोलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द बोर्जुआ. ये जो बोर्जुआ क्लास है उसको ये करता है. ठीक है. तो मिसिस हिगन्स ये उसकी मामा हैं. तो इसके जो करेक्टर्स हैं वो भी आप पढ़ लीजिए. सो सिंपल हैं, आइडियल है, नोज है, ये थोड़ी सी हम्बल लेडी हैं और बड़ी पोलाइट लेडी हैं, काम है, कंट्रोल एवरी सिचुएशन करती हैं, रीजनेबल रोल है. और ये उसका लाइफस्टाइल जो है वेरी एक्सपेंसिव है, प्रेस्टिजियस है और टाइडी है, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स है और एस्थेटिसिज्म इसमें बहुत पाई जाती है और लव ऑफ आर्ट है और फाइन आर्ट्स. तो ये बेसिक करेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है. तो मैंने आपको जो स्टोरी है वो ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है. तो समरी जो ओवरऑल मुझे मिलेगी वो भी मैं शेयर कर दूंगा. तो बाकी जो है कल के लिए कौन डिस्कस करेगा इन करेक्टर्स को? एक दफ़ा पुट योर हैंड्स. कौन कौन जिम्मेदारी लेता है कि मैं कल ये डिस्कस कर दूंगा एक दफ़ा. ठीक है. चलें पढ़ के आइए फिर पूछेंगे तो इन करेक्टर्स के बारे में भी. और कल एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा समरी एंड स्टोरी, फिर हम पिगमिलियन को ओवरऑल डिस्कस करेंगे. ओके. सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह, जो भी टाइम सेट हुआ. ओके सर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. Happy, sir.